हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी की रिवीजन स्टार्ट कर रखी है। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आज करेंगे पार्ट 2 और रिवीजन भी ऐसी करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस रिवीजन में आपके मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम के। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम महाद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, जैसे हमने पढ़ा था कि जो यमोत्तर है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो जो एशिया है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। और जो एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भाग है उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। इन दोनों को मिला के बन गया यूरोप और एशिया, यूरेशिया बन गया। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास में है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास और सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। यानी एशिया महाद्वीप में किस किस की खेती की जाती है? चावल की, जूट की, कपास की और सिल्क की। और इनकी खेती इतनी ज्यादा है कि ये प्रथम है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे पैदा किया जाता है चावल, जूट, कपास और सिल्क। सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया महाद्वीप का? चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 8848 मीटर दी हुई है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। हमने एशिया महाद्वीप के बारे में बात कर ली कि इसमें क्या क्या और कितना है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप की। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। जैसे सबसे बड़ा एशिया हो गया, दूसरा है अफ्रीका। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे वो पूर्वी गोलार्ध में था, ये उत्तरी गोलार्ध में है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। जैसे एशिया से सिर्फ कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रहा था, और अफ्रीका से विषुवत भी गुजर रहे, कर्क रेखा भी और मकर रेखा, ये तीनों गुजरते हैं। ये तो एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों जो अक्षांश हमारे पास होते हैं। सहारा का रेगिस्तान डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। इस यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, यानी इस महाद्वीप के चारों ओर वाटर है, समुद्र और महासागर से घिरा है तो पानी हो गया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। जैसे एशिया किसमें था? चावल, जूट और कपास की खेती में सबसे आगे था। यह हीरा और सोने के उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। जैसे उसका क्या था? चीन था। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कलिमंजारो। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। अब बात करते हैं तीसरे महाद्वीप की, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल नैरो स्ट्रिप से जुड़ा है, जिसे पनामा जल स्थल संधि कहते हैं। यानी स्थल से जुड़ा है तो क्या कह दिया इसको? स्थल संधि कह दिया। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व का कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यही पैदा किया जाता है। जितना विश्व में मक्का उत्पादन है उसका आधा कहाँ पैदा होता है? उत्तर अमेरिका में पैदा होता है। सबसे बड़ा देश कौन सा इसका? कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट है पियारे। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसोरी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देनाली। पुराना नाम क्या था इसका? माउंट मैकिनले। सबसे बड़ी झील कौन सी है इसकी? सुपीरियर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये सुपीरियर जो झील है। और कौन से उसमें महाद्वीप में ये
उत्तरी अमेरिका में। अब बात करते हैं हमारे 4 नंबर के दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग क्या है, वनाच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है, वनों से ढका हुआ है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील। सबसे छोटा देश फोकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी अमेजन। सबसे ऊंचा पर्वत अकांगो एकांगो गोवा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एकांगो गोवा। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है, यानी जो ध्रुव है हमारा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, वो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो आपको पता है ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है, इस महाद्वीप में क्या रहती है, बर्फ रहती है हमेशा। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, यानी मानव का जीवन यहाँ पे संभव नहीं है, स्थायी लगातार वाला। बहुत से देशों के शोध केंद्र, रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, यानी शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं यहाँ पे। और भारत के भी है दो, वो कौन से है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसे सबसे बड़ा एशिया था, वैसे सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यानी चारों तरफ से इसके पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब हमने कॉन्टिनेंट की बात तो कर ली, महाद्वीप की। अब बात करेंगे महासागर की, ओशियंस की। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है पृथ्वी के लगभग 75% पर वाटर है, तो वो वाटर कहाँ है, लगभग हमारा महासागरों में है। यानी पीने योग्य पानी बहुत कम है पृथ्वी पर, वैसे पानी बहुत ज्यादा है। विश्व के प्रमुख महासागर कौन से हैं, पहले सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरीना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार सर्कुलर शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यानी जो हमारे कॉन्टिनेंट थे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है, किसके, प्रशांत महासागर के। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी इसकी आकृति कैसी है, अंग्रेजी का जो एस लिखते हैं हम उसके जैसी है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप है, अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, यानी जो व्यापार किया जाता है इस महासागर में, उसका जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ये बताया गया अटलांटिक महासागर के बारे में। अब बात करते हैं हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे, और वो हमारा ही देश है। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप का है। इसकी आकृति कैसी बताई है, हिंद महासागर की त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिणी महासागर की, साउथर्न ओशियन की। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की, दक्षिण की बात कर ली, अब आर्कटिक महासागर की बात करते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे कौन सी जल संधि कहेंगे, क्योंकि जल का पार्ट जुड़ा हो गया तो
बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपको कि जैसे बेरिंग जल संधि हो गई, ये जो जुड़े हुए स्थल भाग है, या कुछ और पूछा गया है कि कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ किसका उत्पादन ज्यादा होता है, तो ये सब एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिए। यह अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। अब बात करते हैं पर्वतों की। ठीक है, महासागर की बात कर ली, महाद्वीप की बात कर ली, अब बात करेंगे पर्वत माउंटेन्स की। पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, यानी पहाड़ किसे कहते हैं, जैसे ये स्थल है, इससे ऐसे ऊपर उठ गया तो वो पहाड़ बन गया, पर्वत बन गया। ठीक है, ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई तक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, यानी इसकी ऊंचाई को भी एक लिमिट दी गई है कि 600 मीटर से अगर ऊंचा होगा तो ही वो पर्वत कहलाएगा। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, इन्हें हिमानी ग्लेशियर्स कहा जाता है। हिमालय, आल्पस एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई आकार में विभिन्नता होती है, यानी जो पर्वत है उनकी ऊंचाई भी अलग होती है और उनके आकार भी अलग होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार में विभिन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है, यानी इन पर्वतों पर अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं जिनको यहाँ पे बताया गया है। अब है पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, यानी अभी बताया था कि उनकी आकार और ऊंचाई अलग अलग होती है, उसी के आधार पर पर्वतों को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है वलित पर्वत, दूसरा है बरासोत पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वलित पर्वत की। तो वलित पर्वत किसे कहा है, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ता शिखर कैसा है, शंकुआकार है। तो ये बात ध्यान रखिए, जिनका शिखर शंकुआकार होगा और सतह उबड़ खाबड़ होगी, वो कौन से पर्वत कहलाएंगे, वलित पर्वत कहलाएंगे। और उसमें कौन से आते हैं, हिमालय और आल्प्स पर्वत आते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछी जाए और वो वलित कौन सी आएगी, अरावली आएगी। तो ये सब एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। दूसरा है ब्रासोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, जो बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रासोत पर्वत का निर्माण होता है। यानी उनको तो कहा कि उनका सिर होता है वो शंकुआकार होता है। इसमें क्या कहा है, जैसे ये पर्वत है बहुत बड़ा, ये बीच में से टूट गया तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो कौन से पर्वतों का निर्माण कर लिया इसने, ब्रासोत पर्वत का। ब्रासोत पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तवासेज पर्वत ब्रासोत पर्वत के उदाहरण है। अब बात करते हैं 3 नंबर पे ज्वालामुखी पर्वत की। तो ज्वालामुखी नाम से ही पता लग रहा है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में लावा है वो बाहर निकलता है, ज्वालामुखी रूप में निकलता है और वहां पे जम जाता है, उससे जो पर्वत बनेगा वो ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो था, जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के उदाहरण है। अब पर्वत के बारे में देख लिया कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने देख लिया। अब बात करेंगे पठार की, प्लेट्यू की। तो पठार उठी हुई है, सपाट भूमि होती है, यानी थोड़ी तो सतह से उठी होती है पर ऊपर से सपाट होती है, उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। जैसे उसमें क्या कहता है कि 600 मीटर से जो ऊंचे होंगे उन्हें पर्वत कहेंगे, पर इसकी क्या है, कई 100 से यानी 100 से लेके हजारों तक होती है, उसको क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो इसके उदाहरण क्या है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र, यानी ऊंचाई किससे मापते हैं हम, समुद्र की ओर से मापी जाती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है तिब्बत के पठार की, 4000 से लेके 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो पठार होते हैं वो हमारे खनिजों के भंडार होते हैं। जैसे अफ्रीका के पठार में सोना और हीरे के खनन किया जाता है, भारत के छोटा नागपुर में लोहा, कोयला, मैग्नीज का खनन किया जाता है, तो ये खनिजों के भंडारों के पठार हैं ये। तो देख लिया हमने। अब बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, कैसे, कहाँ और इसके कितने राज्य हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में
हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, यानी उत्तर में क्या भारत के हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम पे ही रखा गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, यानी 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना है, 3,200 किलोमीटर तक। पूर्व से में अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ गुजरात में, तो विस्तार कितना है, लगभग 2,900 किलोमीटर है। तो यह आप ध्यान रखिए कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है भारत का। 7 देश है पड़ोसी देश, कितने भारत के 7 है। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की स्थलीय भूमि किससे टच होती है, भारत से। तो ये क्या हो गए, पड़ोसी देश हो गए भारत के। भारत की सीमाओं से जुड़ी, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश है। श्रीलंका और मालदीव क्या है, जो पड़ोसी द्वीपीय देश है। ये क्या, स्थलीय भूमि जुड़ी होती है इनकी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन की भारत से। ये है इन श्रीलंका और मालदीव के द्वीपीय देश हैं भारत के पड़ोसी। अब बात के प्रायद्वीप, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री से उत्तर की ओर है। कर्क रेखा देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका जिसके माध्यम से जुड़े होते हैं जल संधि के, वो कौन सी है, पाक जल संधि है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत बारीक मिट्टी होती है। जलोढ़ निक्षेप, यहाँ जल के द्वारा जो निक्षेपण किया जाता है उसको जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी कौन सी है, एक नदी या सरिता, जो कि मुख्य नदियों में किसी भी सहायक नदियां, जो मुख्य नदी की सहायक नदियों एक साथ जुड़ी होती है, तरफ से आकर मिलते तापने जल को मुख्य नदी में डालती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाना पर बनता है, यानी किस पे बनता है, मुहाने पर, मुंह पर बनता है। यह जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। यानी जहाँ पे नदियां समुद्र में मिलती है उसको क्या कहा जाता है, मुहाना। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। यानी बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से कौन से डेल्टा का निर्माण हो गया, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो गया। भारत में 2 द्वीप समूह है, सुंदरबन है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप समूह है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत की दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी जो हमारे द्वीप समूह है उनके बारे में बताया कि उनकी स्थिति कहाँ है। तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो हमारा लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के राज्य और राजधानियों की। तो पहला आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, दूसरा अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, अरुणाचल दा जो पूर्व में स्थित है, ठीक है। असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिमी बंगाल कोलकाता। तो कितने देश है, कितने राज्य हैं भारत के, 28, और उनकी राजधानियों के बारे में हमने देखा। और 8 के केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जिनका शासन केंद्र के अधीन होता है। 8 है केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, वो कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर,
दूसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन है इसकी राजधानी। दिल्ली की दिल्ली। लद्दाख की क्या है? और लक्षद्वीप, कवरावती, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, पांडुचेरी की पांडुचेरी। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हमने भारत के देख लिए, इनकी राजधानियां भी देख ली। अब बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में कि जलवायु कैसी है, जलवायु किसे कहते हैं, वो सब हम देखेंगे। जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु के स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा होती है। यानी जलवायु किसे कहेंगे? ऐसा नहीं है कि आज देख ली कल चेंज हो गई, नहीं, कई वर्षों तक लगातार जिसको हम मापते हैं वो क्या है? हमारी जलवायु है। तो जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिए गए, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत की स्थिति कहाँ है? उष्ण कटिबंध में। तो उष्ण कटिबंध कौन सा था? जो 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिण के बीच वाला स्थित है, वही हमारा उष्ण ताप कटिबंध है, उसमें भारत की स्थिति है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। यानी जलवायु किन पे निर्भर करती है? उसकी स्थिति, यानी कैसे, कहाँ स्थित है, उसकी ऊंचाई पे निर्भर करती है कि समुद्र से कितना ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र से दूरी पे निर्भर करती है और ऊंचावच पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोन्सीराम में होती है। यानी मेघालय में स्थित है मोन्सीराम, वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी इनको हम उगाते नहीं, अपने आप नेचुरल उगते हैं, तभी तो इनको प्राकृतिक कहा गया है। यानी प्राकृतिक वनस्पति कौन सी? हमारी घास, झाड़ियां, पौधे। वन्य प्राणी, लाइफ। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन का निवास स्थान होते हैं। यानी वनों में वन्य जीव निवास करते हैं, तो उनका निवास स्थान हो गया। बाघ, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु ही है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। इनमें कोबरा, क्रेत प्रमुख है। कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, क्रिल्यू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्ट्रीट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिन, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तक तय करके भारत आती है। यानी कितनी दूरी तय करती है? 8000 की दूरी, किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाया जाता है। तो अक्टूबर का पहला सप्ताह जो किसके नाम से बनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह के रूप में। प्रवासी पक्षी, लेकिन साइबेरियन स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बतख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सार्क साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं, तब मार्च तक यहीं रहते हैं। अब बात करते हैं परितंत्र के, इकोसिस्टम के बारे में। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तब पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। यानी परितंत्र किसे कहेंगे? सब जीवधारी एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी हमारे चारों जो कुछ, सब कुछ, यानी हवा, जल, वायु जो भी है वो सब पर्यावरण है हमारा। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जैसे स्थल परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी इसमें मानव निर्मित पार्ट भी आते हैं और प्राकृतिक नेचुरल भी आते हैं। मानव निर्मित में जैसे हो जाएंगे, पार्क बना दिया, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, सब मानव निर्मित हो गए, नेचुरल में आ गए। जैसे वायुमंडल है, ठीक है, जल मंडल है, और लगा लीजिए जो पहाड़, पर्वत, प्लेटू, ये सब प्राकृतिक है। तो इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आते हैं पर्यावरण में।
अब बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की, कि पृथ्वी पर कितने परिमंडल है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, यानी जिसमें वायु होगी वायुमंडल, जो स्थल भाग हो वो भूमंडल। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित होती है। अब बात करते हैं जीवमंडल की। जीवमंडल क्या होगा, जहाँ तीनों स्थितियां पाई जाएगी, यानी भूमंडल वाला भाग भी, वायुमंडल वाला भाग भी और जलमंडल वाले, यानी तीनों। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ तीनों उपस्थित होंगे, यानी एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ ये तीनों उपस्थित हैं, जल, वायु और स्थल, तो उसको क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ये एक सीमित क्षेत्र है, छोटा सा भाग है, जहाँ स्थल हवा के साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन संभव, यानी जीवन के लिए जो जरूरी है वो सब सुविधाएं यहाँ मिलती है, उसे कहेंगे जीवमंडल। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सब बड़े जलाशय वाले भाग को महासागरीय बेसिन, ओशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर, ओशियन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य, जीरो माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना है, 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मैरीना लगता है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, लैंड, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी सॉलिड लेयर या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यानी जो ऊपरी भाग हमें दिखाई दे रहा है कठोर वाला, वो स्थल मंडल लिथोस्फीयर है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विविध स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है, यानी यहाँ सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ मैदान है, कहाँ जल है, तो ये सब जगह अलग अलग, यानी विभिन्न स्थितियां इसमें पाई जाती है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, जरूरी नहीं है स्थल वाले भाग पर ही हो, यानी महाद्वीप जो महासागर है पानी से गहरे, पानी के अंदर भी ऐसी आकृतियां पाई जाती है। अब बात करते हैं स्थलमंडल लिथोस्फीयर की। वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, खनिज संपदा का भी स्रोत है, वो स्थलमंडल कहलाता है हमारा। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हम अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी जो वायुमंडल है वो किसकी वजह से है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से। या सूर्य की झुलसने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, यानी किससे रक्षा करता है, जो वायुमंडल है सूर्य की जो तेज गर्मी यानी जो किरणें आ रही है उससे, और किससे रक्षा करते हैं, हानिकारक विकिरणों से। धूल कण, जल वाष्प उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम, जलवायु में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर की, यानी जहाँ तीनों स्थिति हैं, जैसे ये स्थल, ये जल और ये वायुमंडल, तो तीनों जहां मिले वो जैवमंडल हो गया। जैवमंडल में क्या आएगा, 5 प्लांट, एक जीव जंतु, फ्योना मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, नैरो एरिया है, ये छोटा सा भाग है, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जीवमंडल जहाँ जीवन संभव है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है, यानी इसमें हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वो सबसे छोटे जैसे बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में।
एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक केंद्रीय परतों से बनी हुई, यानी परतों के रूप में है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी क्रस्ट कहते हैं, सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, सतह में केवल 5 किलोमीटर तक की है, यानी ये नीचे तक कितनी है, 5 किलोमीटर तक की है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय संहति। मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। जिससे बनी होती है इसलिए से Cl, सी से सिलिका बन गया, एल से एल्यूमिना बन गया। महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सी में कहते हैं। सी से सिलिका, एम से मैग्नीशिया हो गया। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ है, जिसकी त्रिज्या रेडियस लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल या लोहे की बनी होती है। इसे नीफे कहा जाता है। नी से निकल, एफ से फेरस। केंद्रीय करोड़, सेंट्रल करोड़ का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, यानी पृथ्वी की जो सबसे लास्ट वाली परत है केंद्रीय करोड़ यानी करोड़, उसका जो तापमान है वो बहुत ज्यादा उच्च और दाब भी। अब बात करते हैं रॉक सेल की। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, यानी जिससे परपट्टी बनी है उसको सेल कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ होता है। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली अग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी है कायांतरित सेल। सबसे पहले बात करें अग्नेय सेल की। अग्नेय सेल किसे कहेंगे? अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। आग की तरह लाल गर्भित मैग्मा ही लावा होता है, यानी पृथ्वी के जब तक अंदर रहता है वो क्या होता है? मैग्मा होता है। बाहर आते ही लावा का रूप ले लेता है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल सतह पर आता है, जब तक द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। यानी अंदर तो तापमान ज्यादा था, बाहर आते ही तापमान कम हो गया तो वो वहीं पे जम गया। परपट्टी पे इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेल से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को क्या कहते हैं? अंतर्वैदिक, यानी जो अंदर जमेगा वो अंतर, जो बाहर जम जाएगा वो बाहर ही हो जाएगी। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। इसे ग्रेनाइट सेल का उदाहरण है। पहले वाले में बेसाल्ट सेल बनी थी, इसमें ग्रेनाइट सेल है। अग्नेय सेलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा का रूप कर लेता है, यानी इसको लावा कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, डायरोट आग्नेय सेल के प्रमुख उदाहरण है। पृथ्वी की भूपटल का 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बना है, यानी 2/3 भाग किससे बना है? आग्नेय सेलों से बना। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। यानी जो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं उन्हीं से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये प्राथमिक, प्राइमरी लेवल हो गया हमारा। परतदार सेल या अवसादी सेल। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और ये अवसाद किसके द्वारा स्थानित होते हैं? हवा से, जल से और वायु द्वारा। पृथ्वी के ऊपरी 3/4 भाग में परतदार सेल पाई जाती है। लायोस का जमाव वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। यानी अवसादी चट्टानों में कई बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे तेल, कोयला और अन्य प्रकार के। अब बात करते हैं रूपांतरित सेल की। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। अवसादी सेल आग्नेय सेल में दाब या ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल को क्या कहेंगे? रूपांतरित सेल कहते हैं। जैसे भूपरत के नीचे दाब या ताप द्वारा सेल से स्लेट, डोलोमाइट, खड़िया अत्यधिक ताप के कारण संक्रमण में बदल जाता है। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर का रूपांतरित सेल है। अब बात करते हैं अपरदन, इरोजन किसे कहते हैं?
पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। यानी निक्षेपण और अपर्दन किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, बर्फ द्वारा होता है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित भी करती है। यानी अपने साथ उड़ा के लेके जाएगी। जब हवा कम हो जाएगी तो कहीं पे गिरेगा, निक्षेपित हो जाएगा। अपरदन निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। यानी कहाँ तक खोद लिया उन्होंने? 6 किलोमीटर तक खोद लेते हैं वो। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी क्रस्ट है। 84% मेंटल है, 15% क्या है? हिस्सा करोड़ है। यानी पृथ्वी के अगर हम बात करें कि जो अलग अलग जो स्तर है पृथ्वी के, वो कितने कितने परसेंट है, तो सिर्फ 1% हिस्सा ही जो ऊपर वाला पार्ट है पर्पटी क्रस्ट है। फिर 84% मेंटल है, बीच वाला पार्ट आ गया, और 15% क्या है? सबसे लास्ट वाली जो करोड़ है वो है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। अग्निशेष लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फेस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, जीवाश्म। सेलों के पर्वत परतों में दबे मृत पौधे जंतुओं को क्या कहते हैं? अवशेषीय जीवाश्म कहते हैं। आज हमने पार्ट 2 किया है रिवीजन का। जो बच गया हमारा वो करेंगे हम नेक्स्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।